हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोर। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ अंबर शमसी मौजूद हैं ऑन टाइम। इस हफ्ते हमने जैसे वादा किया था कि वी विल ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन्ड अबाउट आवर स्केड्यूलिंग, तो इस हफ्ते बात करेंगे। पहले तो एक एरा ख़त्म हुआ, एक नया एरा अब शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस ईसा हैज़ स्worn इन। उसके विजुअल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मैं सुबह उठा कॉफ़ी जब बना रहा था तो एक दो तस्वीरें भी देखी, उस पर बात करेंगे। अंबर हैज़ a bit of an analysis as well, and then I think एक interesting conversation which is linked to लास्ट वीक लास्ट एपिसोड में जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की अंबर और मैंने शुरू में बात की, उससे रिलेटेड एक अच्छी पॉडकास्ट एपिसोड आई, शहजाद गियास इंटरव्यू डॉक्टर आतिफ मिया. I think it's worth talking about that podcast, and for those of you tuning in, if you haven't watched it, do listen to it as well. तो अंबर, शुरू करते हैं। एंड ऑफ एन एरा, जस्टिस बंदियाल के ऊपर एक दो बड़े अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे, अब्दुल मुइज़ जाफरी ने लिखा, असद रहीम ने लिखा, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बट नाउ जस्टिस ईसा इज इन। बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो पहले तो उम्मीदों का बताएं, क्यों इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन उम्मीद लगाना एक जस्टिस के ऊपर से। जस्टिस काजी फायज ईसा की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, उस पर कुछ कमेंट्री तो आ चुकी है। कपल ऑफ थिंग्स वर्थ नोटिंग, ऑब्वियसली के सदर आरिफ अलवी का काम होता है कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब, ही लीड्स द ओथ, राइट? एंड वी मस्ट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही इज द वन हु फाइल्ड दैट रेफरेंस अगेंस्ट जस्टिस काजी फायज ईसा। तो आपको एक अगर एक वन ऑफ दोज sort of dramatic moments होते हैं कि एक आपका हरीफ था, वो आपका हल्फ आपका आपको रिपीट करने के लिए बता रहा है, वो आपके सामने है। और हमें याद रखने की जरूरत है कि इमरान खान साहब ने इसकी जिम्मेदारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी थी, फॉर्मर DGI फैज हमीद पर, एंड एक्चुअली अफसोस का इजहार भी किया था। And I think just like Moiz Jafri और असद रहीम के pieces आपने recommend किया, I do think it's worth reading just in terms of also जो ये पिछला era गुजरा है उसके हवाले से भी। लेकिन आगे भी हम देखें तो एक और I think the just the forward-looking, a really great forward-looking sort of video piece based on the ceremony today as well. मतीउल्लाह जान का vlog वो भी जरूर सुनने वाले। इसमें दो और जो नासिर जमाल हैं और हसनात मलिक जो ट्रिब्यून में लिखते हैं और डॉन में लिखते हैं, उनका टेक है collectively on this new era, which is worth listening to. Short and nice. But a couple of other points I think that are worth noting. हल्फ बर्दारी की तकरीब में, if you think about who is in the top echelons of power at this moment, minus the establishment obviously, जस्टिस काजी फायज ईसा जो बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बलूचिस्तान के हैं। हालांकि उनकी ज्यादातर उनका जो प्रोफेशन स्कूलिंग वो सब कराची के, आपके शहर से उज़ैर, मगर वैसे बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा आपके निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आपके जो सेनेट के चेयरमैन है सादिक संजरानी, और इन सब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सो आई डू थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ again very symbolic in many ways. बट जिनकी उम्मीदें इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मुंसलिक हैं, याद रखने की जरूरत है कि ये इज अ बिट ऑफ अ मैवरिक जिसको कहते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडेड है। अगर उमर अता बंदयाल के दौर में, और मेरे ख्याल में इससे पहले भी दो तीन चार चीफ जस्टिस गुजरे थे, उनके दौर से होते होते जब हम अब देखा है, इसमें दो चीजें सामने आई हैं जो एक बहुत स्प्लिट हुआ है विद इन द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच इज कॉस्ट द इंस्टीट्यूशन इट्स रेपुटेशन, इट्स क्रेडिबिलिटी, एंड आल्सो इनके फैसलों पर अमल दरामद भी हो रहा था। तो आई थिंक जो उम्मीद होनी चाहिए कि ये मसले मसाइल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, पेंडेंसी खत्म करने की कोशिश की जाए, और जो एलिवेशन है जजेस की, उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए। ताकि ये स्प्लिट इसलिए होता है क्योंकि किसी की सवाबदीद पे होता है कि कौन सा चीफ जस्टिस बनेगा, वो सीनियोरिटी की बुनियाद पे नहीं होता है, व्हिच इज द आर्गुमेंट जो बार काउंसिल्स वगैरह का भी होता है, एंड जस्टिस काजी फायदी आल्सो एग्रीज विद इट। वकार सेठ की मिसाल दी जाती है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, who was could have been elevated to Supreme Court. उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जजमेंट दी थी, वो आर्टिकल 6 के तहत, यानी कि ट्रेटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, recommended he be hung and quartered basically in his judgment.
And he had actually also complained about not being elevated. So there is that question as well. Streamline hoga perhaps would be better. And I think one of the first acts of Qazi Faiz Isa as he's taken oath, I think is a good first good step. And we'll talk about some of our concerns as well, because there are concerns about him. Is कि उन्होंने full court bench जो practice and procedure जो amendment की थी जो गुजरी हुई हुकूमत है, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि जो कुछ इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होते हैं कि वो सू मोटो खुद से ले किसी भी मामले पर, उसको उन्होंने अगेन स्ट्रीमलाइन किया था। वो किस तरीके से किया गया था, वो ये तरीकाकार ये वजह किया गया था तरमीम के जरिए कि आपका एक 3 मेंबर रुकनी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल होंगे और वो मिलकर फैसला करेंगे कि कौन से केसेस को लेना है, which would not have been a bad thing। उमर अता बंदयाल साहब को तो उनकी इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट पे हमला लगा था, जिसके बावजूद कि नैब कवानीन को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था और वो पार्लियामेंट के इख्तियारात पे भी आप हमला उसको करार दे सकते हैं, बट लीव दैट असाइड, ही इज गॉन नाउ। So that's a good move. Now coming to the era that's passed as well, ये जो 4 चीफ जस्टिस गुजरे हैं, you could call them the इसमें जस्टिस गुलजार थे, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर अता बंदयाल, वेरी मच मैं कहूंगी कि इस वक्त जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है कुछ हद तक दुरुस्त भी है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली और फिर उसके बाद full support for the इमरान खान इरा इन चारों चीफ जस्टिस ने फराहम किया। और खास तौर पर अगर हम उमर अता बंदयाल के बहुत अहम फैसले देखें जिनमें बहुत तजाद भी नजर आता है और एक लीनिंग इमरान खान के लिए नजर आती है, that seems to bear true. There also a holdover of the old establishment, which is Bajwa, Faiz Hamid, and we can see that Justice Qazi Faiz Isa has obviously many personal grudges as well. There's no doubt about it, and for some good reason. फैजाबाद धरने के हवाले से उन्होंने फैज हमीद के किरदार उस वक्त जो उनकी ओहदा था उसके हवाले से सवालात भी उठाए गए थे, रेफरेंस भी उनके खिलाफ ये भी कहा जाता है उनके खिलाफ फाइल भी हुआ, और and he is considered to be anti-establishment. Now let's come to some of the concerns. अब Justice Qazi Faiz Isa anti-establishment तो कहे जाते हैं, लेकिन मेमो गेट के हवाले से उनका जो किरदार रहा था, जिसमें आपको याद होगा मंसूर एजाज एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, कारोबारी शख्स थे, ये कहा उनका एक मेमो आया था कि हुसैन हक्कानी ने अमेरिका को कहा था कि मदाखलत करें क्योंकि यहाँ कू होने वाला है सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, and his judgment went against Hussein Haqqani at that time, who I would say, I was reading Hussein Haqqani's tweet, seems to hold no grudges himself. फिर दूसरी तरफ हम देखें कि his tendency for media attention, जड़ावाला का जो भी केस हुआ था तब भी वो नजर आए थे, इसके अलावा भी खतो किताबत वो करते रहे हैं जो ये मीडिया को पहुंच जाती हैं, लाइक्स टू बी सीन। तो एक जो खौफ है वो एक और इफ्तिखार चौधरी ना बन जाए, जो साकिब निसार ना बन जाए। Those are some of the fears. So, and last, I think my last point on this is कि I think the interesting thing here is कि अगर हम देख रहे हैं कि नैब कवानीन को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया उमर अता बंदयाल ने, और जाहिर है ये मामला आगे बढ़ेगा given के नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। There are a lot of hopes in terms of at least equitable justice, in terms of Qazi Faiz Isa, इसमें नवाज शरीफ की भी कुछ appeals हैं, and his return. But obviously we've seen the problem with political parties, and I don't entirely blame them given how this power politics works, कि वो एक शख्स पर वो समझते हैं कि उस पे अगर इन्हिसार कर सकते हैं, होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि उनको मुश्किलात से निकाला जाएगा, तो वो उम्मीद हमेशा धरी की धरी रह जाती है। अगर इमरान खान और उमर अता बंदयाल को देखा जाए आफ्टर 9th May and जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चला था, इट डिडंट रियली वर्क, डिड इट? कुछ हद तक तो उमर अता बंदयाल ने मदद की लेकिन बहुत आगे भी नहीं बढ़ सके। इन द एंड ही हैड टू डू व्हाटएवर ही नीडेड टू सेव हिमसेल्फ। दूसरी तरफ अगर हम हर बार कोई भी आर्मी चीफ आता है या नहीं आता, या कोशिश की जाती है कि इसको लाया जाए उसको लाया जाए, वो भी मसले मसाइल रहते हैं, बिकॉज यू होपिंग कि एक इंडिविजुअल होगा, एक फर्द होगा जो आपको आपके साथ होगा और वक्ती तौर पर आपको इक़्तिदार में लेकर आएगा। So these are some of the interesting things that
some points that I thought are worth noting, given that it is a new era. The old era is past. It's an old era that goes back a few chief justices, and it's a new era also in terms of unpredictability. Thank you for that overview, Amber. I think foundationally, and fundamentally, I think most of what you said, I agree with. I think एक दो चीजें I'll add, which PML नून का जो complaint है, I think वो मुझे थोड़ी सी एक तरह से rings a bit hollow, इसलिए क्योंकि जस्टिस बंदयाल वही जस्टिस थे जिन्होंने जब लास्ट अप्रैल हुकूमत चेंज होने का ड्रामा हुआ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हुए पार्लियामान में, तो उन्होंने पीटीआई को कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर आउट एज वेल। तो वो एक आता है। नून लीग का एक कंप्लेंट मुझे इस तरह से इंटरेस्टिंग लगती है कि जब नवाज शरीफ साहब मेमो गेट के ज़माने में या जस्टिस इफ्तिखार के ज़माने में काला कोट पहन के पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट, तो उस तरह की इंटरवेंशन उनको बड़ी पसंद थी उस वक्त, क्योंकि उनके फेवर में जाती थी। अब जब उनके फेवर में नहीं जाने लगी, तो ये नून लीग का बयानिया के जी प्रिंसिपल पे नहीं होते, उनका पीटीआई की तरह एक ही व्यू है कि हमारे साथ जाए तो अच्छा है, हमारे खिलाफ जाए तो बहुत बुरा है। पीटीआई का भी इसी तरह आता है। I completely agree with you, and I think that हम उमर अता बंदियाल के कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को फेवर जरूर कर रहे थे। और अगर इमरान खान साहब को फेवर कर रहे थे, आई कैन ऑब्वियसली पंजाब असेंबली के वाले से वोटिंग उसको किस तरीके से उसकी जजमेंट, उसका फिर नतीजा आपने भी देखा। सो दैट्स वन कॉन्क्रीट एग्जांपल. But ultimately, obviously, chief justices and any individual heading a powerful institution will do what his agenda is, what pressures he is under, and how he wants to leave his legacy. Yeah, and I think that's been the core issue. So I think Justice Issa के ऊपर भी जो positive expectations and concerns, and I think I also agree with them, but I look at it more structurally, Amber. And again, it's something that is linked to the next part of our podcast today. Atif Mia का जो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि एक तरीका होता है जज करने का इंस्टीट्यूशंस को, लोग जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को, कि वो कुछ चीज़ों को स्ट्रक्चरली समझ के अपने आप को अपने हाथ खुद बांध देते हैं। वो सेंट्रल बैंकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आई थिंक इट अप्लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा डिबेट कि चीफ जस्टिस के पास बहुत सारा इख्तियार है, वो किस तरह की बेंच बना सकते हैं, किस तरह की बेंच कॉम्पोजिशन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हियरिंग्स को, जो कि होता हुआ नजर आया है पाकिस्तान में। एंड द लॉयर्स दैट आई स्पीक टू, हु आई बिलीव आर सॉर्ट ऑफ गुड एनालिटिकल माइंड, से कि ये नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनली हमें इस रिफॉर्म की जरूरत है। विच आई थिंक अगेन जस्टिस ईसा किस तरह उसको इवॉल्व करते हैं। Does he voluntarily give up some of the powers that are rested in his office? I think will be a good indication of what kind of Chief Justice he will be. I think the second one will be how quickly can he reunify the court. Court is divided, and I think court की division की वजह से ही court अपनी जो decisions है उनको implement नहीं करा सका, क्योंकि उस पर controversy मौजूद थी कि full bench नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके एक तरह से कुछ ऐसी चीजें की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। So I think that will be another test of it. And I think the final critical test in the Pakistani conversation has to be कि वो खुद कितना publicly populist होते हैं। जैसे आपने कहा, वो जरनवाला उस पर पहुंच गए थे, जस्टिस निसार थे, वो अस्पतालों पे पहुंच जाते थे, डैम फंड का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी ऐसे ही काम करते थे। तो वो जो फ्रंट लाइन पॉपुलिज्म है, मुझे लगता है कि अगर वो नजर ना आए तो मैं कहूँगा कि अच्छा स्टार्ट है जस्टिस ईसा का। तो अ लॉट ऑफ उम्मीदें, लेकिन एक शख्स पे इतनी उम्मीदें जब हम लगाते हैं तो वही होता है कि जो हमने पहले देखा कि वो ऑफिस का जो पावर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरह से। सर चढ़ जाता है ऑनेस्टली। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स गोना बी द बिग कंसर्न कि वो किस तरह डील करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इशू जो उन्होंने डील करना है इन सारी चीजों के साथ साथ, वो ये है कि पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, लोगों का जो हक है इलेक्शन का, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों का तो वैसे ही यूसर्प हो चुका है, अब पूरे पाकिस्तान का भी होने वाला है। और उस पर कोई जो है वो सुनने को या कुछ करने को तैयार नहीं है कि आइन में लिखा है 90 दिन में इंतखाबात हों, लेकिन नहीं होने इंतखाबात, तो वो जज साहब क्या करते हैं उसके बारे में? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली, सो फैसला भी करने वाला है, एंड आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर व्हिच वे ही विल गो। आई थिंक
आइन तो बहुत वाज़ेह तौर पर कहते हैं 90 दिन, तो 90 दिन में ही कर लेना चाहिए. There's no other, but then you also have other issues at the moment, which is obviously delimitation or digital census. पुराने census पे करते ताकि 90 में. So again, which way he'll go, it's something that I'd be very curious to see. So is it going Yeah. to be the constitution or is it going to be the law? And I So think this, I would add a nuance there, Amber. I don't know how you think about this, but maybe we can spend a couple of minutes discussing this as well. मेरे नजदीक डिसीजन जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे, 90 डेज का कहे कि नहीं आइन में लिखा हुआ है कट ऑफ तो कट ऑफ, या कहे कि नहीं डिलिमिटेशंस भी जरूरी है क्योंकि वो भी एक आईनी हक है एक तरह से लोगों का कि वो रिप्रेजेंटेशन हो. आई अंडरस्टैंड दोज आर्ग्यूमेंट्स. टू मी मोर इम्पोर्टेंट देन दोज डिसीजंस ईदर विच वे दे गो इज के वो प्रोसेस क्या है. क्या जस्टिस ईसा सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट करके एक डिसीजन निकलवाते हैं? वो जिस तरफ भी जाए मेरे नजदीक वो सही तरीका होगा. यहाँ पे प्रोसेस मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू द डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट कम्स अप विद. बिकॉज अगर प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होंगे यानी कि फुल कोर्ट उस पर बैठ के डिलिब्रेट सही तरह करके डिसीजन नहीं देता तो वो जो भी डिसीजन हो वो मुतनाज़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए बुरा होगा. अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट होता है, माइंड जजेस अपने अप्लाई करते हैं और फिर वो जो भी डिसाइड करें, मेरे लिए इंस्टीट्यूशनली इट्स अ मच बेटर आउटकम इफ द प्रोसेस इज द वन दैट वी कैन ऑल स्टैंड बाय एंड से कि नहीं सही तरह उन्होंने अपने माइंड्स अप्लाई किए हैं इस इशू पे. एब्सोल्युटली इट्स द सेम थिंग कि अगर पार्लियामान में कोई डिबेट, फुल डिबेट हो, कमिटीज प्रोसेस फॉलो करे, फिर कानून साजी हो, तो फिर अच्छी हो बुरी हो, कम से कम एक आपको अक्कासी करते हैं कि लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस पे काम किया है, बहस की है, अच्छी बुरी चीजें दोनों सामने आई और फिर कानून मंजूर हुआ. ये जो रबर स्टैंप वाला काम है ना, वो नहीं होना चाहिए जो हमने उमर अता बंदयाल के दौर में देखा था, फैसलों के हवाले से, बेंचों की तश्कील के हवाले से, और वो बिल्कुल जायज तरीके थी मेरी नजर में. आखिर में मैं कहूंगी कि जो नेक्स्ट बड़ा जो केस होना चाहिए, something that does need to be decided given there's so much uncertainty, is about elections. So I want to say that the fair isn't, देखिए आपने 2 महीने आगे कर दिए इंतखाबात क्योंकि आपने एक और आईनी तकाजा जो है वो पूरा करना है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन जो पाकिस्तान में से खौफ है कि इंतखाबात होंगे ही नहीं, that is what the uncertainty is, that is what the problem is, and that's why it needs to be resolved. जी We बिल्कुल, can move क्योंकि on now. ईसीपी तो दे ही नहीं रही, तारीख ही नहीं दे रही. वो कह रहे हैं हमारा हक है इलेक्शन करा रहे. ठीक है आपका हक है, आप तारीख तो दे दो ना, स्केड्यूल तो बता दो कि कब होने हैं, किस To be मरहले में fair, होने हैं. शेड्यूल डिलिमिटेशन के बाद ही दिया जाता है, बाय द वे, पर अंदाजा आप कर सकते हैं. और हाँ, अंदाजा जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, हो जाएगा, वो जिस उन्होंने नवंबर की तारीख आखिर में दी है, उसके बाद फिर 30-40 दिन जब आपकी शिकायतें दर्ज होती हैं, फिर आप शेड्यूल जारी कर सकते हो, पोजिशन टू डू और दैट. यही टू फियर बी है अंबर के शिकायतों के दरमियान ही डिले का एक और दरवाजा खुल जाएगा. असल में ये पाकिस्तान में क्योंकि हमारी तारीख रही है, खौफ यही है कि इंतखाबात नहीं होंगे या और देर हो जाएगी और देर, हम उसके we can't afford more delays is the point, and I think we can't afford more delays, which makes it a good segue, is primarily because of the economy. तो इकोनॉमी पे चलते हैं. शहजाद ने डॉक्टर आतिफ मिया का इंटरव्यू किया. पीपल शुड वॉच इट. आई थिंक मैं शहजाद को कह रहा था कि दिस शुड बी लाइक ऑन द सिलेबस ऑफ एवरी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर कि आपने ये सुननी है बात. आई थिंक 2-3 चीजें जो मेरे लिए स्टैंड आउट की रिलेटेड टू आवर लास्ट डिस्कशन, नंबर दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वाज, हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की. you've been talking about, for example, media freedoms forever, but what's the state of the media? It's terrible, worse than what it was 2-3 years ago. I talk about the economy. What's the state of the economy? जो मेरा पहला आर्टिकल, लॉन्ग फॉर्म पहला एनालिसिस था, माहिम मेहर ने एट द फ्राइडे टाइम्स कमीशन किया था 2016 अक्टूबर का. उसी तरह का एनालिसिस मैं आज सितंबर 2023 में कर रहा हूँ. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? इट्स द सेम मिस्टेक्स, नो लर्निंग्स हैव बीन. And I think, but what encouraged me after listening to Dr. Atif Mia was that at some level we need to continue because a lot of education still needs to happen. So that was the biggest thing for me in that conversation, कि उन्होंने बड़े आसान तरीके से समझाया है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं और क्यों, अगेन बैड न्यूज सॉरी, बट क्यों पाकिस्तान में अगले 2 से 3 साल के लिए लोगों को, जैसे उनके अल्फाज में उन्होंने कहा, कमर कसनी पड़ेगी. अब कमर कसनी पड़ेगी, ये हर दुनिया के हर मुल्क में होता है, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड आई एग्री विद हिम. आप साउथ कोरिया देख लें, वहाँ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़े बुरे हालात हुए.
टर्की हमारे सामने मौजूद है, अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, चीन में अभी एक क्राइसिस चल रहा है। सवाल असल होता है कि आप जब ऐसे क्राइसिस से गुजरे, जो एक बड़ा फंडामेंटल क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल 100+% इन द लास्ट 3 years, तो उससे आप सीखते क्या हैं और उसके बाद आप क्या अपनाते हैं, अपने तौर तरीके बदलते हैं कि नहीं? And I think that's where he got into the very interesting and exciting part of the conversation कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं असल में बोथ नियर टर्म और स्ट्रक्चरल, वो इतने बुरे नहीं हैं कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उनकी सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उनका तौर तरीका मौजूद है। यू नीड good decision making ultimately and some level of baseline competence in the policy making community to get out of that. So that was the second interesting part in terms of he explained कि you know when everybody's so down कि यार कुछ नहीं हो सकता, डॉलर 500 पे चले जाएगा, मुल्क में पैसे नहीं आ रहे, डिफॉल्ट हो जाएगा, सोल्यूशन बड़ी आसान है इस क्राइसिस की। असल मसला ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स या उनके इर्द गिर्द एडवाइजर्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सही एडवाइस नहीं देते, स्मगलिंग, एडमिन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ों पे रेकमेंड करते हैं। आई थिंक द थर्ड लिंक टू दैट विच इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि वो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उन्होंने जो बात की, वो असल मसला है, और वो असल मसला माशी मसला नहीं है, वो सोसाइटल एंड पॉलिटिकल मसला है। फॉर एग्जाम्पल जो कल्चर ऑफ डॉगमा है पाकिस्तान में, अगेन मुझे बड़ा अफसोस होता है, आप अगर उनकी उस कॉन्वर्जेशन के कमेंट्स में जाएं और कुछ स्क्रॉल करें तो इतनी गलीज किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है जस्ट बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट बिलीफ, राइट? सो यू सी दैट रिफ्लेक्शन इन दोज कमेंट्स के क्यों हम इस मसाइल में हैं, इसलिए नहीं कि डॉक्टर मियाँ जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं जिन्हें मालूम है, एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड रिनाउंड है कि ये सोल्यूशन क्या है इस क्राइसिस का। असल मसला ये है कि क्योंकि आपको उनका फेथ पसंद नहीं है, तो आपने उनको, खान साहब ने कोशिश की एडवाइजरी काउंसिल में लाने की, नहीं आ सके। आपके यहाँ डॉगमा इतना वो है, कुछ टैबूज इतने स्ट्रांग हैं कि 80+% नंबर, मैं डेटा देख रहा था इस वीकेंड, 80+% of rural women in Pakistan are illiterate. How can you grow as a society when 80% of your women living in the poorest households cannot read or write? कैसे होगा Also, progress? And I think that was and the most you can't important even part. short circuit that because फॉर इंस्टेंस अगर बहुत बार कहा जाता है कि उनको आप जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनको पैसे दें, कारोबार के मौके दें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, simply because it does help with short circuiting that, right? क्या वो उनके पास पैसे आएंगे अगर वो मोबाइल फोन होगा, they will have access to money, bank accounts, they can promote their small businesses, and then better for them in the next generation, so at least they're earning, right? But women culturally as well, मोबाइल फोन्स उनको दिए नहीं जाते क्योंकि समझते हैं लोग, खासतौर पे मर्द हजरात और जो मुआशरा है, कि खवातीन के पास मोबाइल फोन होगा तो तोबा तोबा तो हमारी गैरत को कुछ ना हो जाए. But I do want to say it's an interesting point about faith as well, because I did watch, by the way, finally, Oppenheimer a few weeks ago. And just as a very quick example, there was a race to make the bomb, the nuclear bomb, obviously, between खासतौर पे Germany और अमेरिका के दरमियान. जर्मनी का मसला क्या रहा कि वहाँ जो बहुत सारे साइंसदान थे जो इस कोशिश में शामिल थे, उनका वो जूश थे, and because obviously Hitler, so they were sidelined. Essentially, why Germany lost the arms race, the nuclear arms race, and the bomb race was because of Hitler and his and what he thought of Jews. Yeah, anti-Semitism was a core part, and I think again उसका अगर हम रिफ्लेक्शन करें तो ये भी याद रखना जरूरी है, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल अंबर, कि उस जमाने में अमेरिका कोई इतना जबरदस्त मुल्क नहीं था यहूदियों के लिए, वहां भी एंटी सेमिटिज्म वॉल स्ट्रीट पे तो थ्रू द 70s चलता है, अगर आप वॉल स्ट्रीट की तारीख उठा के पढ़ें। लेकिन वहां के जो लोग थे, एलिट्स थे एक तरह से, उन्होंने कहा कि यार एक सेकंड, ठीक है, हम में से कुछ लोग रेसिस्ट भी हैं, हमने सेग्रीगेशन भी किया हुआ अपने मुल्क में, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वो तो 60s में जाके बात आगे चलती है। एंटी सेमिटिज्म भी है, लेकिन जंग चल रही है, मुल्क का सोचना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो साइंसदान जो हैं हमारे, हम कुछ एरियाज को कॉर्डन ऑफ कर देंगे जहां यार आप यहूदी हो या आप कुछ और हो, कोई डजंट मैटर, if you're capable of going to Los Alamos to work on this program, you are, and you will be protected. And the movie also, as you've seen it now, gets into some of the other parts of communism and all of that as well, wo blowback hota hai, but even that gets away when the Cold War goes to the next level as well. लोग समझते हैं,
तो ये एक हमने पिछले हफ्ते भी इस पे बात की अमर, एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट दैट आई थिंक डॉक्टर मिया मेड। ही इज इवन आर्ग्यूइंग कि यार वो मॉरल आर्ग्यूमेंट भी हटा दो, इक्वालिटी की वगैरह वगैरह, इकोनॉमिकली सोच लो अपने आप बारे में, कि अगर आपके मुल्क में 80% खवातीन अनपढ़ हैं रूरल पाकिस्तान से, या वो बैंक का अकाउंट खोलने जाती हैं, तो क्या होता है, वो हमारे सामने मौजूद है, खावंद का एड्रेस बताओ, कितने कमाता है वो, इंडिपेंडेंट तो आप है ही नहीं ना, तो बैंक अकाउंट तो आपका खुलेगा ही नहीं आसानी से, फॉर एग्जांपल। बाकी और चीजें हैं, माइनॉरिटीज के इश्यूज पे हमने लास्ट वीक भी बात की। तो ये आई थिंक द कनेक्ट टू द इकोनॉमी ओवर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट आई मेक ऑन दिस अबाउट दैट कॉन्वर्जेशन, कि अगर आपने थ्राइव करना है, रिफॉर्म करना है, अपने मसाइल को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें होती हैं थ्रू creativity and through application of mind, through critical thinking, as they broadly call it. But a society that is steeped in dogma, a society that is steeped in bigotry, a society where openly expressing yourself to debate things is not as permissible as it should be, वो कभी उस लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी पे पहुंचेगी नहीं जो आपको जरूरत है जिस चीज की, टू अट्रैक्ट आउटसाइडर्स, बेटर मैनेजरियल टैलेंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ये चीज समझने की जरूरी है, एंड आई एम ग्लैड डॉक्टर मिया गॉट इनटू दैट, कि ये लेकिन कोर लेकिन एलिमेंट है। लेकिन उज़ैर देखिए चीन ने तो कर दिया ना। नहीं, चीन ने भी जो किया वो कैसे किया, ईस्टर्न साइड पे उन्होंने अमेरिकन को आने दिया, सब आने दिया, उन्होंने मार्केट That's खोली the अपनी। argument. That's the argument. The counter argument that's made, हाँ, right? ले सिंगापुर में तो हो गया, चीन में भी तो हो हाँ, गया। तो चीनियों ने कहा कि जी देखे, क्या था उनका फंडामेंटल मोटो, कि आप रिफॉर्म करें, हाइड योर स्ट्रेंथ्स, बाइड योर टाइम। तो उन्होंने भी कहा कि हम ताइवान से भी तिजारत करेंगे, हालांकि हम नहीं मानते उनकी हुकूमत को, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वहां से सेमीकंडक्टर्स भी लेंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, अमेरिका से फटा भी नहीं करेंगे ताइवान पे 30-40 सालों तक, जब तक हम इतने बड़े ना हो जाएं जो अब हम हो गए हैं। तो अब हम अपनी आंखें भी दिखाएंगे, दांत भी दिखाएंगे। तो शायद पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर को भी ऐसा ही सोचने की जरूरत है, कि जब चीन ने 40 साल के लिए एक अपना आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट साइड पे रखा, कहा पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डेवलप करो, वो जैसे भी होती है, वो सिलिकॉन वैली से आ रही है या रशिया से आ रही है, हमने सबकी इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो शायद पाकिस्तान में भी इस तरह प्रैग्मेटिक थिंकिंग की जरूरत है। pragmatic thinking, yes, वो कुछ हमारी कुछ कमी है। हम जज्बाती भी हैं और हम सीखते भी नहीं है सबक। And I will definitely have a listen to the podcast as well. So let's move on. हमने कुछ नाजुक मोड़, हमने दो और अपने जिक्र करने थे। मैं शुरू करती हूँ because I think it's kind of related, but I will say it's a slightly different kind of नाजुक मोड़ जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको मैं कहूंगी मैन्युफैक्चर्ड नाजुक मोड़। और वो मेमो गेट का वक्त मुझे याद आ गया, बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली कवरिंग दैट एज वेल एज अ रिपोर्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर। That was in a highly manufactured time period in which आपको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, कोई ना कोई वजह होती थी जो मीडिया में बहरान पैदा किया जाता था। ये मंसूर इजाज, उस वक्त भी नेशनलिज्म बहुत उस वक्त जिक्र किया जा रहा था। अपने नवाज शरीफ उनके काले कोट की तो बात कर दी, बट जस्ट द इन्वायरमेंट एट दैट टाइम, बार बार हमें उस दौर में लग रहा था कि बस अब दोबारा से हुकूमत गई, अब दोबारा से हुकूमत गई, एंड इट फेल्ट लाइक यू वर ऑलवेज ऑन एज। और हुआ भी, क्योंकि दो वजीर आजम पीपल्स पार्टी के you saw them through as well. So kahin na kahin the axe fell. So that is one. I think the other manufactured, and that's my two for this week, Nazuk Mors, जो मुझे नजर आता है, और it's also kind of related to the conversation we had at the top, is 2014 का धरना। और मेरे ख्याल में 14 अगस्त की तारीख थी या कुछ ऐसे, 15 अगस्त की तारीख थी। और मुझे अभी तक याद है, because I was again covering that as a reporter, and I think this was also manufactured, कि वो एक रात थी जो ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा से नवाज शरीफ की हुकूमत गई। And we all know, history tells us, there's been much reporting on this, कि ये इमरान खान, इसको आजकल नया लंदन प्लान तो बन रहा है ना नवाज शरीफ वाला, लेकिन उस वक्त एक लंदन प्लान था जिसमें तारिक कादरी शामिल थे, इमरान खान एलिजिडली शामिल थे। उसका जिक्र भी बहुत सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स ने, मेमोरेबली आई थिंक हामिद मीर ने बहुत पहले कर चुके थे कि ये प्लान है और ये होने जा रहा है, ऐसे ही हुआ था। एंड दैट डे आई थिंक वो एक नाजुक मोड़ था कि फिर एक और हुकूमत गई, फिर अनसर्टनिटी, फिर गैर यकीनी की सूरत हाल। एक एस्टैब्लिशमेंट रहा ऐसा है कि कुछ जहीरुल इस्लाम उसमें शामिल थे, उस प्लान में।
So, I think these are two manufactured Nazuk Mors, completely unnecessary, but simply because of assertion of power. And then obviously it's like long-term damage bhi hota hai. So those are my two for this week. Those are good ones, Amber. I have two as well, but क्योंकि हमने I think सियासत और सियासी नाजुक मोड़ के ऊपर काफी बात कर चुके हैं, तो I wanna connect that to a different subject, one which you always talk about on this podcast in your winners and losers culture. तो एक नाजुक मोड़ related to culture वो था 1998 में, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे थे, और जुनून बैंड ने जो है, रॉक बैंड ने कुछ गाने रिलीज किए थे एहतसाब के ऊपर, एहतसाब के वाला, और यस, उनको गुड बैन वन। कर दिया गया था जी। तो ये एक नाजुक मोड़ इस तरह से था कि लोग याद रखते हैं मुशर्रफ का खू, कारगिल, हमने उस पर बात भी की, दोज वर नाजुक मोड्स एज वेल। लेकिन उसका जो माहौल बन रहा था दूसरी तरफ, मियां नवाज शरीफ का जो ख्वाब था अमीरुल मोमिनीन बनने का, वो इस तरह की काम कर रहे थे कि एक लीडिंग रॉक बैंड जिसने कुछ गाने रिलीज किए हैं विच आर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, एंड दिस इज नॉट द सोशल मीडिया एरा, वायरलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आप इतने इनसिक्योर हैं उन गानों के ऊपर, कल्चरल एक्सप्रेशन पे, कि आपने उस बैंड को बैन कर दिया। और वो एक नाजुक मोड़ इस तरह से था कि आपने रिफ्लेक्ट किया एज सपोजिटली डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन कि आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कितने कमजोर हैं, और उस कल्चरल जो है एक्सप्रेशन को रोकने का जो मयार है वो आज तक ऊपर ही जाता जा रहा है, कि हर कोई दूसरा आने की कोशिश करता है चुप कराने के लिए लोगों को। तो एक ये मेरे लिए जरूरी था कि Fine. कल्चर So I से have a couple कनेक्ट of किया जाए। points on this because I think this is also so interesting. So it also explains why Salman Ahmed hates, and I think Ali Aswad hates Nawaz Sharif so much, and for good reason. Yeah. Amirul Momineen, I want to draw another parallel because इस वक्त जो अभी तक and very credible sources have said this कि Faiz Ameed was looking obviously to become army chief, and उनके भी जो ख्वाब थे वो बहुत long term थे और इसी किस्म के थे। उस वक्त सदारती निज़ाम की बात हो रही थी, we keep forgetting, सदारती निज़ाम की बात हो रही थी, और वन पार्टी रूल की बात हो रही थी। सो वी डू हैव दीज पीपल इन पावर जिनके ख्वाब होते हैं आमरीत के। आप आर्मी चीफ हो तो शायद वो कर भी सकते हैं, जो अब शायद मुमकिन ना हो, लेकिन I think that well, the system does balance itself. And I also will say lastly, I think that it's also a good reminder कि नैब कवानीन में तरमीम करने की कोशिश की। अब ये क्योंकि डसे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, और ये चैलेंज जो किया था वो इमरान खान थे, who could also actually sort of was also beneficiary of the amendments. But anyway, Yeah. we must remember कि जो ओरिजिनल एहतसाब ब्यूरो था वो और कानून तो मुशर्रफ के पास किया था नैब का, लेकिन सेटअप किया था वो मियां नवाज शरीफ ने ही था। Politicians also evolve and learn, and I think that's not a bad thing. Yeah, but I It's think just इस पे जो है एवोल्यूशन किस तरह, मुनाफकत भी होती है, मुनाफकत भी आपको नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ एवोल्यूशन भी नजर आती है। So it goes both ways. बोथ वेज। और आई थिंक इस पे जो है कभी क्रिटिसिज्म, लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि कितना आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आपने जो सीखा, जुबानी तो सीखने की बात करते हैं, लेकिन 2016 का पीका लॉ नवाज शरीफ की हुकूमत ने पास किया, अभी जो और अमेंडमेंट्स आई हैं पीडीएम ने जो समर में की, उस पर हम बात कर चुके हैं। स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट की मेरे ख्याल में सबसे खौफनाक है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो आई थिंक there are serious cause for concern in terms of media freedom. करेक्ट। Yeah. तो कितना सीखा वो कभी उस पर एक और पॉडकास्ट में बात करेंगे। दूसरा जो मेरा नाजुक मोड़ है, अगेन रिलेटेड टू अदर इवेंट्स, क्योंकि अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप खत्म हुआ, आज तो इंडिया ने तबाही मचा दी श्रीलंका को, पता नहीं कुछ 50 कुछ रन पे आउट करके, I'm बट not watching it. Okay. Please don't tell me about it. yeah, so Blank it out. yeah, but kudos to Team India for that. But on the other side, which made me think of this as a Nazuk more to mention, is the 2009 March Sri Lankan cricket team attack. Which again, if you look at the development of sports in Pakistan, cricket के अलावा इतने कोई professionalized sports हैं नहीं जिनको इतनी funding मिलती हो, although squash वगैरह को encourage करना चाहिए, लेकिन उस अटैक और उस माहौल में, जिस माहौल में ये अटैक हुआ, उसने बड़ा सेटबैक दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान में क्रिकेट इन्वेस्टमेंट को, टीम्स नहीं आई, अभी तक ये इशू चला आ रहा है।
तो वो भी Good एक one. बड़ा इंटरेस्टिंग नाजुक मोड़ था, नॉट जस्ट फ्रॉम द रेपुटेशन ऑफ ब्रांड पाकिस्तान बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द की स्पोर्ट इन द कंट्री, क्योंकि जब आप आउटसाइडर्स नहीं आते तो योर जनरेशंस लूज आउट फ्रॉम दैट एक्सपोजर. Yeah, no, that's a good one. Good one. That's a good reminder. I'm not going to comment more because हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है. But I think lastly, winners and losers. मैंने एक loser पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले ही हो गए हैं, पर मैं भूल गई थी जिक्र करना. लेकिन रिचर्ड ऑल्सन जो एक फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान रहे हैं, and I do remember attending a few official functions where he was there. But let's leave that aside. Very interesting story that came out about him, which is essentially कि उन्होंने भी कुछ ऐसे तोहफे ईस्ट के एक official से accept किए थे. I think it was a diamond ring watch, something of that sort. Diamonds I know were involved. और वो उन्होंने declare नहीं की थी, which is meant to under US law, and it's considered to be a conflict. Apparently that gift went to his mother-in-law, who's also apparently has died, and he claimed that he didn't know where it was and it was lost. So I think that's a sort of interesting parallel. It seems very small अगर हम देखें कि छोटा सा तोहफा था, अगर उनकी सास ने कबूल कर लिया तो क्या हर्ज है. But really, I do think that the fact that these stories come out, it also damages her reputation. I think the other part of that story was obviously his his relationship apparently with a Pakistani journalist, which most people are focusing on because gossip. But I do think the more interesting thing is about rule of law. छोटा सा तोहफा था, declare नहीं किया. It sort of damaged his reputation as a diplomat going forward. और उसके अंदर दो तीन और भी इश्यूज थे अंबर, जस्ट टू ऐड के उनकी कुछ फंडिंग व्हाइल ही वाज सर्विंग, द कतरीज वर फ्लाइंग हिम टू सर्टेन प्लेसेस व्हिच ही शुड हैव डिस्क्लोज्ड. सो एक कतरी कनेक्शन भी था. हिंट हिंट, पाकिस्तानियों को कतरी कनेक्शन बड़ा पसंद है. तो उसमें कतरी अमेरिकी सफीर पाकिस्तान में कतरी कनेक्शन, और ये सारी कहानी जो शुरू हुई वो हुई एक और अमेरिकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन इमाद जुबैरी के इश्यूज के ऊपर, कि उन्होंने कुछ तरह से इलीगल लॉबिंग की, और ये लिंक थे एम्बेसडर ओल्सन इमाद जुबैरी के साथ, इंक्लूडिंग द स्टोरी के इमाद जुबैरी ने अपेरेंटली जो है उनकी रिचर्ड ओल्सन की जो उस वक्त गर्लफ्रेंड या पार्टनर थी, अब उनकी मेरे ख्याल में शादी हो चुकी है, बट दैट डजंट मैटर. इन शी वाज गोइंग टू कोलंबिया एंड इमाद जुबैरी, अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट, had paid for the tuition for Ambassador Olson's partner at the time so that she could go to Columbia University. तो ये multiple payments हैं जो कि questionable थी, और उसके ऊपर फिर he pled guilty. And I think his sentencing happened earlier this week. I haven't caught up on the story कि क्या हुआ उसका, but ये एक बड़ा link था, starting with Imad Zubairi and then took down the former ambassador of the United States to Pakistan, Ambassador Olson as well. Yeah, so that's obviously my loser. And I thought it was an interesting story that I forgot to mention in our last podcast. So I think obviously my winner is very easy. More than Justice Qazi Faizi, I thought it was also very nice to see his wife up on, unko khas taur par, permission for his wife to be on the stage with him while he was taking oath. Also a message, I think, I believe, because she was also under scrutiny because of the reference filed under Imran Khan. And उस वक्त के जो law minister थे. So I feel like it was a bit of a thumb to the nose के she stood by me. हम सुरखुरू हो चुके हैं, मैं Chief Justice बन गया हूँ, and she will be with me when I take oath. So I think in that sense he's a winner. आगे वो क्या करते हैं, I've already talked about my concerns. Yeah, तो on my list अंबर, again मैं भी आपकी तरह delayed हूँ एक loser के ऊपर, भूल गया पिछले हफ्ते. But again it's linked to the G20. My loser related to that is Justin Trudeau के G20 में आए जी. हाँ, तो वो बेचारे कनाडा से आए, दिल्ली में आए, तो पहले तो उनकी जो खिंचाई हुई मोदी जी के सामने अबाउट खालिस्तान, तो उसकी स्टेटमेंट भी बड़ी स्ट्रांग आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से. तो पहले तो वहाँ उनको डिप्लोमेटिकली जो है एक तरह से सामना करना पड़ा भारत का. लेकिन सोने पे सुहागा ये था कि उनका प्लेन खराब हो गया और वो फंस गए दिल्ली में. तो फिर जब प्लेन खराब हो गया तो वो एक पूरी स्टोरी बन गई कि पहले तो आप आए, हमने आपको थोड़ा सा जलील किया, अब आपका प्लेन भी जो है वो जाने को तैयार नहीं है, तो आप जरा और देर बैठे दिल्ली में, हमारी जो है वो गर्मियों की ठंड हवा खा के जाएं.
तो आई अब थिंक वही बात होती है ना कि जब आप थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन करते हैं किसी के साथ और आप चाहते हैं कि आप एग्जिट द रूम और आप दरवाजा बंद खुल नहीं करके जाएं रहा. exactly it's really like that as well. So yes, great sort of comic moment I think Yeah, in a yeah. So Justin Trudeau is my loser, delayed loser of the week. And I think my winner this week is a company called Bethesda Games, which is now owned by Microsoft. I was telling you pre-recording as well. I sometimes try to grew up playing a lot of video games, which I encourage a lot of young people to do as well. Unlike their parents who कहते हैं कि खराब हो जाओगे वीडियो गेम में खेलोगे, तो नई वीडियो गेम्स खेलनी चाहिए. तो एक नई वीडियो गेम आई है Starfield. It's by Bethesda Games, which is a gaming studio close to where I live. They were bought out by Microsoft. It's been 20 plus years in the making, and it's a winner in the sense अंबर के काफी सारी चीज हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो मेटावर्स की बात होती है, वर्चुअल रियलिटी की बात होती है. A lot of the first gen sort of early adoption of these technologies is seen in the gaming industry. And this particular video game is interesting in the sense that it has a massive open world, about 1,000 planets in the galaxy ecosystem, which you as a gamer can explore, quests, side quests, characters, etc. So a lot of like interesting technological breakthroughs are being represented in that game. And I was playing it last night. It's a beautiful game as well. But I think technologically, it's just an indicator of where we are about to go. And we can maybe have a longer conversation about those things as well. But it's a big moment in the gaming industry with this game. So I think Bethesda Studios is a winner for that success. My cat is just here licking my elbow and probably wanting dinner, which obviously means that it's time to end the podcast. बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा. Comments, feedback, especially नाजुक मोड़ आपकी नजर में हमें क्या शामिल करना चाहिए और किस पे बात होनी चाहिए. So keep that coming in. And thank you so much from Uzair and myself. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.